Hello everyone, welcome here. First of all, I want to apologize something that is very sorry for the voice quality and for the video quality. इतना प्रोफेशनल नहीं है लेकिन चलो समझ आना चाहिए. शॉर्ट है, सिंपल है, टू द पॉइंट है. नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोडेड हैं, लिंक है. वीडियो सुन लेना, समझ लेना. क्वालिटी क्या है, बोलते कैसे हैं, वो बाद में मैटर करता है. ठीक है, समझ आना चाहिए. हो जाएंगे प्रोफेशनल आप लोगों की सपोर्ट के साथ. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10th. दिस इज़ totally according to the reduced syllabus, and this chapter includes the topic metals की physical properties plus chemical properties. Non-metals, same, the physical properties and the chemical properties. And the second last topic is reactivity series, and the last is the ionic compounds. Okay, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते. फर्स्ट मेटल्स. अब वी ऑल नो मेटल्स क्या हैं, जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं. ओके, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड बट एक्सेप्ट मरकरी. मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है. एज यू ऑल नो कि हमारे जो थर्मामीटर्स हैं, थर्मामीटर्स में क्या होता है, मरकरी जो हमें टेम्परेचर बताता है. सो इट इज़ लिक्विड. एज दिस इज केमिस्ट्री, द एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर. नेक्स्ट है हमारे पास द मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होंगे जो पॉजिटिव आयंस फॉर्म करेंगे. ओके, द नेक्स्ट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. दे आर लस्ट्रस मीन्स दे आर शाइनिंग. ठीक है, इनका हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस है, शाइनिंग सरफेस है, पॉलिश्ड दिखते हैं. दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल टू. Malleability and ductility, these properties, the malleability means the metal can be beaten into thin sheets. अब इसको जब हैमर से हिट करें तो इट कैन बी मेक अ थिन शीट. ऑल्सो इफ़ इसको ऐसे ही बीट करें हम इसको एक थिन वायर की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, कॉपर वायर्स. Okay, next the metals have the high melting and the boiling point, but again an exception. Okay, almost all metals have high melting and boiling point, but sodium and potassium, of course lithium also, they don't have high melting and boiling points. Okay, they are hard, but again an exception, sodium and potassium, they are soft metals. Okay, almost all metals are hard, but they are the two metals which are soft, that is sodium and potassium. Also the metals are hard and strong means they have a high tensile strength. Okay, their density is also too high. The metals are sonorous means if हम किसी metal को किसी चीज़ के साथ hit करें they produce a sound. Okay, अब इसके बाद आती हैं chemical properties of metal. बेटा one thing more, इन नोट्स का जो लिंक है इन द फॉर्म ऑफ PDF, द सेम नोट्स आई अपलोडेड इन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स. भागना नहीं है, पूरी वीडियो देख लो, समझ लो. कोई चीज़ में डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. द नोट्स आर स्वीट एंड सिंपल, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है और कुछ कम भी नहीं है. ओके, सो द नेक्स्ट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंटली 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि वो कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट किसी के साथ कैसे रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोडक्ट देता है. तो पहली प्रॉपर्टी है कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तो जब ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड. ओके, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड. ओके, सो एल्यूमिनियम ने रिएक्ट किया इन द एयर also has oxygen, so it forms an aluminium oxide. सोडियम ने रिएक्ट किया, पोटेशियम ने रिएक्ट किया. ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है. अब जनरली क्या, मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक इन नेचर होती हैं. मोस्टली, ओके, नॉट ऑल, मोस्टली जो होती हैं वो बेसिक इन नेचर होती हैं. लेकिन कुछ जो मास्टर पीसीज हैं, कुछ अजूबे हैं जो दोनों बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक एज वेल एज द बेसिक, एंड दे रिएक्ट ऑल्सो विद एसिड एज वेल एज विद द बेस. तो वो होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स.
So we have another term also, the anodizing. अब anodizing है is the process of forming a thick oxide layer of aluminium. ठीक है, thick oxide layer of aluminium. अब next chemical property है हमारे पास reaction of metal with water. अब metal जो है जब वो react करेगा water के साथ, चाहे ठंडा पानी हो चाहे गर्म पानी हो, ओके, तब वो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा. अब मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा. ओके, नेक्स्ट है कि अगर मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगी. बेटा सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आपको दोनों चीज़ें लिखनी है. स्टार्टिंग में ओनली मेटल रिएक्ट्स विद द वाटर एंड इट विल फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. ओके, नेक्स्ट आपको लिख के आना है कि इफ़ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड. ओके, दोनों लिख के आने हैं, दोनों लिखना ही कंप्लीट रिएक्शन माना जाएगा. बेटा दोनों ही लिख के आनी है, स्टार्टर्स के बाद ही बिल नहीं मंगाना. ठीक है, कंप्लीट काम करके आना है. ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास कि एक एक्सेप्शन और कि सोडियम और पोटेशियम क्या है, बहुत रिएक्टिव हैं, वायलेंट हैं, वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं. तो जब अगर हम उनकी रिएक्शन करवाते हैं तो व्हाट विल बी द रिज़ल्ट ये होगा कि हाइड्रोजन में आग लग जाएगी. ओके, हीट इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी कि हाइड्रोजन में आग लग जाएगी. इन द सेम केस अगर हम कैल्शियम की एग्जांपल लें तो कैल्शियम इज़ लेस रिएक्टिव, लेस वायलेंट. तो उसके केस में हीट प्रोड्यूस होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हाइड्रोजन में आग लग जाए. ठीक है, अच्छे घर का है वो, आग नहीं लगाता दूसरों के घर. अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में मिल ही जाता है. ओके, सो कैल्शियम जब हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आता है तो फ्लोट क्यों करता है. The calcium starts to float because the bubble of hydrogen gas stick to the surface of metal. अब मान लो कि मेरे पास एक टॉय एरोप्लेन है, तो जब मैं उस टॉय एरोप्लेन के ऊपर एक फ्लैग चिपका दूंगी, तो जब मैं उस टॉय एरोप्लेन को उड़ाऊंगी तो वो फ्लैग उस टॉय एरोप्लेन के साथ उड़ेगा. क्यों? क्योंकि वो उसके सरफेस पे चिपका हुआ है. तो सिमिलरली हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो क्या करते हैं, मेटल सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो कैल्शियम भी है फ्लोट करना शुरू कर देता है. हमारी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन और सॉल्ट फॉर्म करते हैं. ठीक है, अब मेटल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसी का एक कंपाउंड फॉर्म होगा. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म हुआ और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई. सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट फॉर्म हुआ और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई. लेकिन हमारे पास एक और एक्सेप्शन है. एज केमिस्ट्री एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर. वो एक्सेप्शन ये है, सो दिस इज़ द एक्सेप्शन ये है कि मेटल जब नाइट्रिक एसिड दैट इज़ HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा. हमने पीछे पढ़ा कि मेटल ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो फॉर्म किया मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो फॉर्म किया सल्फेट. ओके, लेकिन एक ऐसा एसिड दैट इज़ नाइट्रिक एसिड अगर मेटल इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है और ख़ुद को रिड्यूस कर देता है. रिड्यूस इन द सेंस अपने ही फॉर्म में रिड्यूस, यानी कि NO2, NO, N2O एट्सेट्रा. ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी. अब हमारी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन ऑफ द मेटल विद सॉल्ट सोल्यूशन. ये सोनोरस भी नहीं होते, दे आर नॉन सोनोरस. ओके, the non-metals they have the different colors. This is sulfur is yellow in color, phosphorus is white or red in color, the graphite is black. Okay, metals mostly are grey in color, non-metals have many different colors. उसके बाद आती है non-metals की chemical properties. These are not as much like the metals, ये काफ़ी short है. सबसे पहले अगर non-metal ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो या तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा या फिर न्यूट्रल, बेसिक ऑक्साइड नहीं बनाएगा.
जब वो सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा, सिमिलरली जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा। जब वो क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो कोवेलेंट क्लोराइड या फिर कोवेलेंट हाइड्राइड जो है वो फॉर्म करेंगे, यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो फॉर्म करेंगे। ओके, नेक्स्ट आती हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। रिएक्टिविटी सीरीज़ वो होती हैं कि एक वर्टिकल कॉलम में एलिमेंट्स को अरेंज करना इन द फॉर्म के जो सबसे ऊपर हैं वो क्या होंगे, मोस्ट रिएक्टिव, और जो नीचे हैं वो लीस्ट रिएक्टिव। अगर करते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं। जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो सिंपल आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, और जब नॉन मेटल के साथ ही रिएक्ट करेगा तो एक कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। आगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है, कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनती है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ है कि केमिकल बॉन्डिंग की वजह क्या है, कारण क्या है। छोटे से 3 कारण हैं कि या तो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ हो, या गेन हुआ हो, या शेयर हुआ हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास आयंस, उसके बाद उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। अब हमने एग्जांपल ले रखी है सोडियम और क्लोरीन की। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर इज़ 11, तो उसकी फिलिंग कैसे होगी, 2, 8 एंड 1। ओके, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो उसकी फिलिंग कैसे होगी, 2, 8 एंड 7। अब सोडियम के पास ये ऑप्शन है अपना ऑक्टेट फिल करने के लिए, फुली फिल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए, या तो अपना वो लास्ट वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर दे, या फिर किसी और से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब जाहिर सी बात है कि वो पहले वाला ऑप्शन चूज़ करेगा कि मुझसे एक ले लो। अब 7 लेगा किसी से, इतना काम, इतनी मेहनत, इससे बेटर है कि वो अपना एक किसी को दे दे। अगर वो अपना एक किसी को डोनेट कर देगा तो वो फुली फिल स्टेबल हो जाएगा। इन केस ऑफ क्लोरीन, अब क्लोरीन को एक ही चाहिए कि उसका ऑक्टेट फिल हो जाए, या तो वो एक ले ले, गेन कर ले, या फिर वो अपने साथ के साथ लूज़ कर दे। अब वो भी पहली ऑप्शन चुनेगा कि वो किसी से एक ले ले। तो इस बात पे दोस्ती हुई कि सोडियम ने अपना एक क्लोरीन को दे दिया और सोडियम क्लोराइड जो है वो फॉर्म हो गया। ओके, अब आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स हैविंग द आयनिक बॉन्ड्स। अब इस चैप्टर में लास्ट, वेरी लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहली प्रॉपर्टी है कि ये हार्ड सॉलिड है, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों है, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कोर्स हाई होंगे बिकॉज दे आर हार्ड इन नेचर। दे आर ब्रिटल ऑल्सो, दे कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस। अब अगर इन पे प्रेशर लगाया जाए, हैमर से बीट किया जाए, तो ये टुकड़ों में टूट जाएंगे। अब फोर्थ पॉइंट कहता है कि द आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब इसका क्या मतलब है, अब किसी चीज़ को घोलना है तो उसको छोटा करना है, उसको घोलना है, तो वो आयनिक कंपाउंड्स को जो घोलना है, उसको सॉल्युबल करना है, वो सिर्फ वाटर में हो सकता है। रीज़न, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अदर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे केरोसिन है, पेट्रोल है, या कोई भी अदर ऑयल है, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए आयनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल उनमें नहीं है। लास्ट है कि व्हेन वी डिसॉल्व द आयनिक सॉलिड इन वाटर और वी मेल्ट इट, द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज ब्रोकन डाउन एंड आयन बिकम्स फ्री टू मूव। ओके, हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अप्रिशिएटिंग,